अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। जेडीयू के लीडर सलीम परवेज़ ने 10 जून को बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाल ली है। इस मौके पर बिहार लोक संवाद ने उनसे कुछ सवालात किए। हालांकि सलीम परवेज़ सवालों के जवाब देने के मूड में नहीं थे। बहरहाल उन्होंने 2 सवालों के जवाब दिए और बाकी को ये कहकर टाल दिया कि आज उनके कामकाज का पहला दिन है। उन्होंने बिहार लोक संवाद के सवालों के क्या जवाब दिए, ये हम आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे। इससे पहले हम उनका एक छोटा सा तारुफ बिहार लोक संवाद के दर्शकों के लिए पेश करते हैं। सलीम परवेज़ छपरा ज़िले के रहने वाले हैं। मुसलमानों की पिछड़ी आबादी अंसारी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। 2008 में सलीम परवेज़ को ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का अध्यक्ष बनाया गया था। 2009 से 2015 के बीच वो सारण विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी रहे। इसी दौरान 30 मार्च 2011 से 16 जुलाई 2015 तक वो बिहार विधान परिषद के उपसभापति यानी डिप्टी चेयरमैन रहे। सलीम परवेज़ सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ते रहे हैं। 2009 का लोकसभा चुनाव उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लड़ा था। 2014 में जदयू के टिकट पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बीजेपी लीडर राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा था। सलीम परवेज़ बाद में आरजेडी में शामिल हो गए और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए। मई 2021 में सलीम परवेज़ ने पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत पर आरजेडी की चुप्पी के विरोध में पार्टी की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। 17 अक्टूबर 2021 को घर वापसी करते हुए वो जेडीयू में शामिल हो गए। सलीम परवेज़ ललन सिंह के ख़ास आदमी हैं। ललन सिंह ने ट्विटर पर लिखा था, यानी कि सलीम परवेज़ की घर वापसी पर, कि समता पार्टी काल के पुराने साथी और बिहार विधान परिषद में उपसभापति रहे जनाब सलीम परवेज़ जी एक पारिवारिक पार्टी को अलविदा कहकर अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज जेडीयू में शामिल हुए। हार्दिक स्वागत। हम आपको उस वक्त की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें उस मौके पर नीतीश कुमार सलीम परवेज़ को फूल माला पहना रहे हैं और उनके साथ ललन सिंह भी हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी हैं जो इन दिनों एनडीए का हिस्सा हैं। हम आपको ये याद दिलाते हैं कि ललन सिंह ने लोकसभा में किस तरह से वक्फ बिल की हिमायत में धुआंधार तकरीर की थी और फिर बाद में जेडीयू ने पार्लियामेंट में उस बिल के फेवर में वोट दिया और अब वो कानून बन चुका है। उस कानून की अब स्क्रूटनी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। उस पर फैसला महफूज सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया है। अब देखते हैं उसका क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट का आने वाले दिनों में आता है। बहरहाल 2022 में सलीम परवेज़ जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। 25 जुलाई 2023 को सलीम परवेज़ को पहली बार बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। लेकिन 28 जनवरी 2024 को महागठबंधन सरकार से अलग होने के नतीजे में 5 जुलाई 2024 को मदरसा बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया गया था। इस तरह सलीम परवेज़ का पहला टर्म लगभग 6 महीने का ही था। वहीं पिछले 11 महीने से मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की कुर्सी खाली पड़ी थी जो आज भर गई। हम आपको यहाँ पर एक और बात बता दें कि सलीम परवेज़ की नियुक्ति को लेकर पिछले टर्म में भी कुछ सवाल उठे थे और उनकी एलिजिबिलिटी को ख़ास तौर से निशाना बनाया गया था। 2 अगस्त 2023 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी थी जिसकी हेडलाइन थी एलिजिबिलिटी ऑफ न्यू मदरसा बोर्ड चेयरमैन क्वेश्चन। इस खबर में बताया गया था कि कांग्रेस के जो नेता हैं आज़मी बाड़ी, उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 1981 के हिसाब से उस वक्त सलीम परवेज़ को चेयरमैन बनाया गया मदरसा बोर्ड का, वो सही नहीं था। उनके मुताबिक मदरसा बोर्ड का चेयरमैन होने की बुनियादी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये थी कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में उस आदमी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए और एडुकेट यानी काफ़ी होना चाहिए। दूसरी शर्त ये थी कि उस आदमी के पास से कम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का
10 साल का टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। और तीसरी शर्त ये थी कि उस आदमी का अरबिक, पर्शियन और इस्लामिक स्टडीज़ का स्कॉलर होना चाहिए। और इसके साथ ही मदरसा एजुकेशन में उसकी दिलचस्पी होनी चाहिए। कहा जाता है कि सलीम परवेज़ के पास इन तीनों में से कोई एलिजिबिलिटी, कोई अर्हता या लियाकत या सलाहियत नहीं है। नीतीश जी ने एक बार फिर से मदरसा बोर्ड जैसे एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे की जिम्मेदारी से आपकी क्या तरजीह है? सबसे पहले तो मैं अपना नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को दिल के गहराई से मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने मुझ पर फिर से भरोसा किया। वो कि मेरा कार्यकाल 7 महीने का था, आज फिर उन्होंने मुझे इस जगह भेजा है। पहले भी मैं बहुत ईमानदारी के साथ मदरसा बोर्ड पे काम किया और आज फिर मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ बिहार के उन तमाम मदारिस के बच्चों को, इस्तिज़ा को और अक़लियत के तमाम लोगों को कि जिस इदारे को पिछले 20 साल से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बचा के रखा, सजा के रखा, संवार के रखा, उनके ख्वाबों को मैं पूरा करूँगा। और मदरसा बोर्ड में जितने सारे कोची के मदारिस हैं, जैसे 609, 1644, इन तमाम मदारिस के बारे में विभाग से मिल करके जितना जल्द से जल्द वो काम होगा। हमारे बच्चे लॉन्ग डिस्टेंस कोर्स भी करेंगे, सेंट्रल एक बनने वाला है और तकरीबन बिहार के 75 मदारिस को सेलेक्ट करके और ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, तमाम सिलेबस पढ़ाए जाएंगे। मदरसों के बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम मिल सके, उसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। मदरसा बोर्ड के एक्ट 1981 के जो संशोधन हुआ है, तो उस संशोधन की वजह से कई सारी समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि उसका जो अभिवृद्धि के विभाग है वो मुतासिर हुआ है और इसके अलावा जो खुद मुख्तारी है वो मुतासिर हुई है। इस पर आप आज ही मैं पद संभाला हूँ, मैंने उधर संभाला है, विभाग से बात करके और सारे कागजात को देखते हुए जहाँ भी कमी बेची ठीक कर। सलीम परवेज़ के नोटिफिकेशन के फ़ौरन बाद से ही सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल गर्दिश करने लगे थे। उनमें से कुछ सवालों को हम यहाँ अपने दर्शकों के लिए पेश कर रहे हैं। जैसे एक सबसे बड़ा सवाल ये उठाया गया कि मदरसा बोर्ड का जो गठन किया गया और उसमें जो मेंबर्स बनाए गए हैं, कहा जा रहा है कि उन मेंबरों का ताल्लुक़ उन इलाक़ों से नहीं है जहाँ 75% मदरसे कायम हैं। मिसाल के तौर पर सीमांचल, मिथिलांचल और चंपारण में अक्सरियत है मदरसों की, लेकिन वहाँ से मेंबर के तौर पर मदरसा बोर्ड में नुमाइंदगी किसी की नहीं हुई है। तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर ऐसी सूरत में जो इतने बड़े पैमाने पर जो मदरसे हैं, उन मदरसों की समस्याएं कैसे हल होंगी, उन समस्याओं को कौन उठाएगा। दूसरा सवाल उठाया जा रहा है कि ख़ुद सलीम परवेज़ का जो इंतखाब हुआ है, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि वो जो पसमानदा बिरादरी है, अंसारी बिरादरी है, वो उससे ताल्लुक़ रखते हैं। सवाल ये उठाया जा रहा है कि न सिर्फ चेयरमैन बल्कि जो मेंबर्स भी हैं, उनमें भी अक्सरियत अलग अलग पिछड़ी जातियों की नहीं है। कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार ने चुनाव को ध्यान में रखकर ही, वोट की पॉलिटिक्स को ध्यान में रखकर ही अगर इस मदरसे बोर्ड का पुनर्गठन किया है, तो उन्हें चाहिए था कि अंसारियों के साथ साथ जो दूसरी पिछड़ी जो बिरादरियां हैं, उनको भी मदरसा बोर्ड में शामिल करना चाहिए था, ताकि जाति के लिहाज से भी वो पिछड़े मुस्लिमों की नुमाइंदगी उसमें हो सकती थी। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसमानदा मुसलमानों के बारे में बहुत बात करते हैं, उनको रिझाने, उनको ललचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मदरसा बोर्ड के पुनर्गठन में देखें तो ऐसा नहीं हुआ है। जो दूसरी जो पिछड़ी आबादियां हैं, उनमें से नुमाइंदगी नहीं दी गई है।
एक सवाल ये भी उठाया गया है कि जो सलीम परवेज़ के सामने जो सबसे बड़ा मामला है, जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो ये है कि 2024 में 3 नोटिफिकेशन जारी हुआ था शिक्षा विभाग से, 95, 96 और 97। इस ये दरअसल नोटिफिकेशन जो है वो मदरसा एक्ट 1981 है, उसमें जो तरमीम की गई थी उससे संबंधित है। और जो सबसे बड़ी बात ये सामने आई थी उन तरमीमों को लेकर, जिस पर हमने पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं, उसमें यह है कि संशोधन की वजह से मदरसा बोर्ड की जो खुद मुख्तारी है वो ख़त्म हो गई है, और जो उसका अक़लियती किरदार है, जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है, वो मुतासिर हो गया है। तो अब सलीम परवेज़ के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों महाज पर वो कैसे लड़ते हैं। हालांकि बिहार लोक संवाद से, जैसा कि आपने देखा, बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि वो महकमा के अफसरों से बात करेंगे, लेकिन ये मसला कैसे हल होगा ये देखने की बात है, क्योंकि जो मदरसा एक्ट में जो तरमीम हुई है उसमें जो अहम रोल अदा किया था वो जेडीयू लीडर विजय कुमार चौधरी ने सबसे बड़ा रोल अदा किया था। विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि मदरसों में भ्रष्टाचार बहुत है, मदरसा बोर्ड में भ्रष्टाचार बहुत है, पूरे बिहार के मदरसा सिस्टम में भ्रष्टाचार बहुत है। तो वो उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये संशोधन किया है। ये वही भाषा है जैसे कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी कहती है कि वक्फ के पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार बहुत है, और उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए वक्फ कानून में संशोधन किया गया है। तो ये आप देखिएगा कि बीजेपी की भाषा में और जेडीयू की भाषा में, चाहे वक्फ को लेकर के हो या मदरसा बोर्ड को लेकर हो, वो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो अब उसका नतीजा क्या हो रहा है कि पूरे बिहार में ऐसे कई मदरसे हैं जहां शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है, हालांकि पोस्ट खाली हैं, और उस पोस्ट खाली होने की वजह से वहाँ टीचर नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा मसला है। कहा गया था कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, लेकिन यहाँ तो मदरसे जो हैं बिहार में वो धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम बच्चे जो हैं, ख़ासतौर से जो मदरसा तालीम से जुड़े हैं, उनका मुस्तक़बिल क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। सलीम परवेज़ की जानशीनी को लेकर हमने उर्दू डेली इनकलाब के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जावेद अख्तर से भी बात की। हमें इस बात से खुश होना चाहिए कि मदरसा बोर्ड की तश्कील हो गई है, लेकिन इसका जो एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इसमें जो मेंबरान नामज़द किए गए हैं उनका ताल्लुक़ वहाँ से नहीं है जहाँ पे हमारे 75% मदारिस हैं। मसलन सीमांचल, मधुबनी, दरभंगा, मगरबी चंपारण और मशरक़ी चंपारण, इन इलाक़ों में 75% के आसपास कमोबेश मदारिस हैं। एक तो ये कि उन इलाक़ों की नुमाइंदगी और उन इलाक़ों को हुकूमत ने नज़रअंदाज किया है जो मदरसे की तरक्की के लिए अच्छा नहीं है, यह अच्छी अलामत नहीं है। दूसरे ये कि जिन लोगों को नुमाइंदगी दी गई है वो ऐसा लगता है कि असम्बली इंतखाबात, बिहार असम्बली इलेक्शन के पेश नज़र उसको देखकर इसे गठन किया गया है। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें भी वो सियासत पसमानदा और आला ज़ात को नज़र रख के पेश नज़र ये इसका गठन किया गया है। इसमें 90-95% से ज़्यादा पसमानदा ज़ात की नुमाइंदगी हुई है। इसमें कोई तवाज़ुन नहीं रखा गया है। ये मदरसा बोर्ड या किसी अदारे के लिए बेहतर नहीं है, ये बेहतर अलामत नहीं है।
इसे करेक्ट किया जाना चाहिए। फिर ये कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा लगता है कि ये बिहार असम्बली को देखते हुए इसकी तश्कील जल्दबाजी में की गई है और ये जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। सलीम परवेज़ ने दोबारा ये कमान संभाल ली है। सलीम परवेज़ की शबीह एक ऐसे नेता की रही है जो सिर्फ़ और सिर्फ पसमानदा और बिलखुसूस अपनी ज़ात की सियासत वो करते रहे हैं। समाज के लिए उन्होंने कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया है या काम किया है जिसको याद रखा जा सके। इससे पहले भी वो कमान संभाल चुके हैं, 7 महीने तक वो इसके चेयरमैन रहे, लेकिन मदरसे के लिए उन्होंने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे खुश होकर हुकूमत ने फिर उन्हें दोबारा ये कमान दे दी है। अगर दे दी है तो अब उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि इसे वो बेहतर ढंग से चलाएं और समाज व माशरा और बिलखुसूस इस अदारे के और मदरसों की तरक्की के लिए वो काम करें। अब देखना ये है कि क्या सलीम परवेज़ वाकई आने वाले दिनों में मदरसा बोर्ड, मदरसा सिस्टम का कायाकल्प कर पाते हैं, या जो एक चुनावी हथकंडा है, एक चुनावी मकसद है, महज उसका एक आलायकार बनकर सलीम परवेज़ रह जाते हैं। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।